नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले और उसकी जांच की। इस बातचीत का और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उस वक्त एनआईए के चीफ वाईसी मोदी जी। मोदी जी से हम पहले बात कर चुके हैं कि सरकार ने किस तरीके से इस जांच को तुरंत एनआईए के हवाले किया और एनआईए ने तुरंत अपनी टीम वहां पे भेज दी। और जांच के शुरुआती क्या चुनौतियां थी, कितनी बड़ी टीम थी, क्राइम सीन के एनालिसिस, ये सब हम इस बातचीत के पहले पार्ट में बात कर चुके हैं। और अब हम दूसरे पार्ट में मोदी जी से ये जानना चाहेंगे कि सुसाइड बमर का वीडियो सामने आ गया था, तो उसकी पहचान जो है वो एकदम पुख्ता रहे, तो उसके लिए एनआईए ने क्या कदम उठाए? देखिए, सुसाइड बॉम्ब के बारे में जानकारी तो वीडियो से मिल गई थी, लेकिन हम लोग ये कंफर्म करना चाहते थे कि यही सुसाइड बॉम्बर है। और उसी के फिर ताकि हम उसके एसोसिएट्स और साथियों पर कंसंट्रेट करें और इस केस को खोलें, सारी कॉन्स्पिरेसी को हम अनलेवल करें। तो इसलिए उसके परिवार के साथ जो है उस सुसाइड बॉम्बर के जो शरीर के अवशेष मिले थे, उनसे हम लोगों ने मैच करवाकर ये कंफर्म हो गया कि यही सुसाइड बॉम्बर था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी इस केस में कि ये एक टोटली ब्लाइंड केस था, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जानकारी नहीं थी कि सुसाइड बॉम्बर के कौन साथी थे, कहाँ से एक्सप्लोसिव आया, कैसे उन लोगों ने उस एक्सप्लोसिव को कलेक्ट किया, उसको किस तरह से इस गाड़ी को इस दुस्साहसी कदम के लिए तैयार किया गया। तो वो सारी चीजों पर हम लोगों को काम करना जरूरी था। तो इस पर शुरू में हम लोगों ने जितने भी नॉन एसोसिएट्स थे उस सुसाइड बॉम्बर दार के, तो उनसे हम लोगों ने बातचीत की, इंटेरोगेट किया, लेकिन कोई भी इस तरह का इफेक्टिव लीड हम लोगों को नहीं मिल रहा था जिससे हम लोग इस केस को खोल सके। लेकिन हम लोगों का एक एनआईए की एसोसिएशन रहती है, जब भी कोई दुर्दांत आतंकवादी मारा जाता है या पकड़ा जाता है, जो मारा जाता है तो उसके पास से जो भी सामान मिलता है, जो भी उसका टेलीफोन मिलता है, उनको हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करने का प्रयास किया जाता है। और जो भी कोई आतंकवादी जिंदा पकड़े जाते हैं उनको भी हम लोग इंटेरोगेट करते हैं। हमारी टीम स्टेशनड है जम्मू में, कश्मीर में, और वो फिर उसके एनालिसिस के बेसिस पर उसको हम हमारे एग्जिस्टिंग केसेस, जो केसेस एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनमें उनका क्या रोल हो सकता है, उस पर काम किया जाता है। तो इस केस में भी आप समझ सकते हैं कि 14 फरवरी की घटना है और उसके बाद साल भर तक लगभग हमारी टीम काम कर रही थी। मैं भी रेगुलर उसका रिव्यू लेता था कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन एक स्टेज पर आकर हम लोगों को एक तरह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि हम लोग इस केस की तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर, यहाँ और पे मैं आपको एक भी रोकना चाहूंगा। उस वक्त तक जब आप कह रहे हैं कि कोई लीड डेवलप नहीं, उस वक्त ऐसी पुख्ता लीड नहीं मिली थी जिससे आप जांच को आगे बढ़ा सके, उस वक्त तक गाड़ी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, मारुति इको, जिसका सुसाइड बमर ने इस्तेमाल किया था। वो किस तरीके से सुसाइड बमर के हाथ में पहुंची, वो एनआईए ट्रैक कर चुकी थी। और सुसाइड बमर के अलावा उसके उसके जो परिवार से उसका डीएनए का मिलान हो चुका था। अब उसके बाद जांच को आगे बढ़ाने में वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, गाड़ी कैसे वहां पहुंची ये हमने ट्रैक कर ली, लेकिन ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज थी अगर आप इसको देखें। इससे हमारे को इन्वेस्टिगेशन तक जो कल्प्रिट को जो हमें पकड़ना है वहां तक पहुंचने में हमें कोई उससे एक विशेष मदद नहीं मिलती है। हमारा आइडिया तो ये है
कि इस आतंकवादी घटना करवाने में किसका रोल था, कौन उसके मास्टरमाइंड थे। देखिए, ये हम सब लोगों का मानना शुरू से था कि जिस तरह से ये काम हुआ, ये इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हम पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को सिर्फ सस्पिशन के आधार पर नहीं कह सकते। हम लोगों की तो ड्यूटी थी कि उसका एविडेंस कलेक्ट किया जाए, और जो जो भी आदमी थे उनके पास पाकिस्तान से वो कैसे आए, कैसे उनके पास पैसा आया, किस तरह से पाकिस्तान से क्या क्या सामान आया, और पाकिस्तान से कैसे एंटर किए, ये सारी की सारा काम हम लोगों को करना था। और उसके लिए हमारी टीम्स रेगुलरली ही प्रयासरत थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के टच में थी। डिफरेंट आतंकवादी जो पकड़े गए दुर्घटनाओं में, जो मारे गए, उन सब का भी हम लोगों ने रेगुलर एनालिसिस किया, और उसी के बेसिस पर हम लोग को आगे बढ़ना था। और फाइनली हम लोग जो है इस केस में उसी तरह से काम करते हुए, प्रोफेशनल ढंग से काम करते हुए ही एनआईए इस केस में आगे बढ़ी। और दिक्कत इस केस में क्या थी कि आतंकवादी रेगुलरली मारे जा रहे थे, पुलिस एनकाउंटर्स में मारे जा रहे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि जब तक हम लोगों को कोई जिंदा आतंकवादी ना मिले, या जिन इस तरह का पुख्ता एविडेंस ना मिले जिसके बेस पे हम लोग ये कह सके कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और इसमें कौन कौन आदमी शामिल है। बिकॉज किसी भी मामले में हम लोगों को तो कोर्ट में कंप्लीट स्टोरी देनी पड़ती है एविडेंस के साथ। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जनवरी महीने तक, हम जनवरी 2020 तक हम लोगों के पास उस तरह का पुख्ता एविडेंस नहीं था कि इसमें, इस केस में कौन शामिल है। हमने बहुत लोगों को इंटेरोगेट किया, बहुत लोगों से बातचीत की, लेकिन हम लोग किसी भी कंफर्म्ड नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। ये जनवरी 2020 में हम लोगों ने, इनफैक्ट मैंने जम्मू में जाकर विजिट किया और सारी टीम के साथ बैठकर फिर दोबारा रिव्यू किया कि इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स और लेने हैं। और इंसिडेंटली कुछ दिन पहले वहां एक लंबू नाम का आतंकवादी था जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, और उसके जो फोन और दूसरा सामान रिकवर हुआ था वो हम लोगों को मिला। और हम लोगों ने जब उसको एग्जामिन किया, एनालाइज किया, तो हमने मिला कि ये तो यही आदमी है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है और इस घटना का मास्टरमाइंड है। उसके टेलीफोन से हम लोगों को इतने जबरदस्त लीड्स मिले, और जिसके बेसिस पर आगे काम करने के बाद एनआईए ने सारे केस को खोला। इस केस में हमारे पास इस बात का भी रिकॉर्डिंग एविडेंस आ गया, रिकॉर्डेड एविडेंस आ गया कि उन लोगों ने पाकिस्तान से कैसे एंटर किया, पाकिस्तान से कितना वो आरडीएक्स वो अपने साथ लेके आए थे, और फिर उस आरडीएक्स के साथ लोकली उन लोगों ने कहां कहां से दूसरा मटेरियल कलेक्ट किया, और उस कलेक्ट को मटेरियल को जोड़कर किस तरह से ये इस गाड़ी को तैयार किया जो सुसाइड बॉम्बर ने हिट करके जिसको सुसाइड बॉम्बिंग में इस्तेमाल किया गया, और जिसकी वजह से ये इतनी दर्दनाक घटना का वो लोग अंजाम दे पाए। सर, मैं आपसे इस मुद्दे पर, ये आपने कहा कि जो मुझे समझ में आया कि तीन अहम सुराग जांच की शुरुआत में
वो शॉकर मिलना जिससे ये पहचान हुई मारुति इको है, उसके बाद वीडियो वीडियो से सुसाइड बमर की पहचान होना, उसके एसोसिएट्स की पहचान होना, उसके परिवार की पहचान होना, ये फरवरी 2019 के शुरुआत में ही हो गया। उसके बाद ये इतना लंबा वक्फा जो है, ये आतंकवादी के एनकाउंटर में मरने के बाद जो है वो सारी की सारी डिटेल सामने आई। तो ये तीन अहम मोड़ थे जहां पर जांच को आगे बढ़ाने में, आपको तीसरा ये मोड़ था जांच का जिसमें जांच जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। अ, आपने बताया कि वो किस तरह उसके फोन से जो सुराग मिले, क्या उस पर आप और जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, उसके फोन में हम लोगों को, देखिए मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी आदमी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आतंकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो जैसे जैश मोहम्मद है, ये पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं और उनको डिफरेंट स्टेजेस पर पैसे मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक किसी भी काम का एक माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन पूरा होने पे वो जो जिसने वो काम करवाया है उसकी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, उसका एविडेंस भेजना होता है। तो उस फोन में इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी जो उन्होंने अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं को भेजी और जिसके बेसिस पर उनको और फंडिंग मिलती थी, उनके परिवार तक के पास पैसा पहुंचाया जाता था। क्योंकि आईएसआई भी इन आतंकवादी ग्रुपों को ऐसे नहीं कि एक मुश्त पैसे दे देती है कि आप 2 करोड़ रुपए ले जाओ और ये घटना करो। वो वो डिफरेंट स्टेजेस पर जो है वो पैसे मिलते हैं। तो इसलिए उस फोन में वो लोग हर चीज की रिकॉर्डिंग करते थे। जैसे ही वो इंडिया में एंटर किए तो एंट्री की उसमें रिकॉर्डिंग है, जब उन्होंने गाड़ी तैयार कर ली तो उस गाड़ी की रिकॉर्डिंग है, जब वो इकट्ठे हो गए तो उसकी इकट्ठे होने की रिकॉर्डिंग है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, काफी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल थी। लेकिन अफसोस की बात, मतलब अफसोस क्या कहेंगे, उसमें दिक्कत ये थी कि हमारे लिए कि उनमें से ज्यादातर आतंकवादी जो उस घटना में शामिल थे वो डिफरेंट एनकाउंटर्स में मारे जा चुके थे। तो इसलिए हमारे पास बचते थे दो तरह के लोग, जिन लोगों ने यहाँ उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, सामान इकट्ठा करने में, ठहराने में, या फिर पाकिस्तान में बैठे उनके जो आका हैं, वो जो जैश की लीडरशिप है, उन वो थे। तो हम लोगों ने फाइनली जो इंडिया में बैठे लोग हैं, जो उनके इंडिया में एसोसिएट्स हैं, उन सबको इंटेरोगेट किया और जो जो भी लोग पकड़े जा सकते थे, जैसे जिसके घर में बैठकर इन लोगों ने गाड़ी को तैयार किया, जिसके यहाँ वो लोग रुके, जिसके यहाँ दार ने, सुसाइड बॉम्बर ने अपनी वीडियो बनाई, तो वो सारा उन सब लोगों को हमने अरेस्ट किया। इस केस में कुछ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, शायद अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। तो अमोनियम नाइट्रेट जो जहां से उन्होंने प्रोक्योर किया था, उन लोगों को हमने ढूंढा। कुछ सामान, कुछ तारें, बिजली की तारें अमेजोन पे मंगवाई गई थी, उन सबको हम लोगों ने पकड़ा और उन लोगों को इंटेरोगेट किया और एक एक लिंक को, इस केस के लिंक को जोड़ा और उसके बेसिस पर हम लोगों ने जितने भी लोग पाकिस्तान में बैठे थे उनके खिलाफ भी एडिक्वेट एविडेंस कलेक्ट किया और सारे केस को फिर इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके चार्जशीट के लिए तैयार किया। तो मोदी साहब, ये बहुत ही अहम बात आप जो है वो कह रहे हैं कि किस तरीके से जो इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के बारे में हमें ये पूरी की पूरी पुख्ता जानकारी थी कि ये हमला उसी ने करवाया है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के दिमाग में बहुत दफा ये डाउट रहता है कि क्या भारत जो है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के प्रति हॉस्टाइल रहा है, इसलिए भारत हमेशा इल्जाम लगाता रहा है। और बहुत दफा ऐसा हुआ है कि तमाम सबूतों के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, बहुत बहुत पुख्ता शक होने के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी बात मानने से
खासतौर पर 9/11 से पहले, अमेरिका में 9/11 के हमले से पहले इनकार कर देती थी। तो उसके बाद से हमने लगातार कोशिश किया, हिंदुस्तान की सरकार ने, और जब एनआईए का गठन हुआ, कि किस तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब किया जा सके। एक एक तार जो है उसका सिलसिला जो है वो पाकिस्तान से जोड़ा जा सके। हमने 26/11 के हमले की जांच देखी, जिसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान बेनकाब हुआ। और उसके बाद हमने ये पुलवामा का देखा, पठानकोट का भी हमने मामला देखा हमले का। तो पुलवामा के हमले में आप कह रहे हैं कि जनवरी 2020 में आपके पास वो सबूत आ गए जो ये साबित करते थे कि ये सारी साजिश पाकिस्तानी ऑपरेटिव और उसके जो आका बैठे हुए थे जैश ए मोहम्मद ने, और जैश ए मोहम्मद का जो आका है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, उन्होंने मिलकर रची थी। ये सारे एविडेंस एनआईए के पास आ गए। बिल्कुल। इसमें हम लोगों ने इतना कंफर्म्ड एविडेंस जो है इंटरनेशनल एजेंसीज को भी दिया, और आपको ध्यान होगा कि एफएटीएफ ने भी इस बात का संज्ञान लिया कि जो एविडेंस हम लोगों ने दिया है, ये देखिए पॉलिटिकल कारणों से और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से वो किसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं वो तो एक अलग मामला है। लेकिन मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि एज एन इन्वेस्टिगेटर कि हम लोगों ने बहुत इफेक्टिव एविडेंस पाकिस्तान में बैठे जैश की लीडरशिप और उनके कनेक्शंस के इन लड़कों के साथ वो हम लोगों ने दिए, और जिसपे मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग एफएटीएफ ने विश्वास भी किया। जी। दर्शकों, अभी हम बातचीत को, ये बातचीत का दूसरा हिस्सा है, इस बातचीत को अभी हम यहीं रोकेंगे। इसके बाद मोदी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तीसरे एपिसोड में, पुलवामा हमले उसकी जांच के तीसरे एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। क्योंकि और तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कि जनवरी 2020 में जब एनआईए के पास पाकिस्तान को बेनकाब करने के पुख्ता सबूत आ गए, और उसके तुरंत बाद जो है कुछ ऐसी घटना हुई जिसपे एनआईए का कोई बस नहीं था। कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन ने अपनी चुनौतियां पेश की एनआईए के सामने, और उन चुनौतियों से कैसे एनआईए ने पार पाया, इस बारे में हम तीसरे एपिसोड में इस जांच और पुलवामा की जांच का जो हमारी बातचीत का सिलसिला है मोदी साहब के साथ, तीसरे एपिसोड में इसी बारे में चर्चा होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।